चलिए तो अब डिस्कस करते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। जो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। एक तो नेचर ऑफ इंजरी की इंजरी किस तरह की है, यानी कि इनमें से कौन सी, डेथ है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, पार्शियल डिसेबलमेंट है या फिर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। दूसरा आता है मंथली वेजेस कि एम्प्लॉय मंथली वेजेस कितना रिसीव करता है। और तीसरा आता है रेलिवेंट फैक्टर जो कि स्केड्यूल 4 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने समराइज वे में यहाँ पे शो देखिए, इसको यहाँ से हम समझते हैं। एक समरी चार्ट यहाँ पे बना लिया है अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को समझने के लिए। ठीक है, ये मैंने दोबारा पहले आपको बता दिया, डिपेंड करता है इंजरी पे, वेजेस पे और रेलिवेंट फैक्टर पे। अब देखिए हर एक के केस में अलग रहेगा। डेथ के केस में क्या प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में क्या प्रोसीजर है, उसके बाद परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में और टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में। तो चलिए सबसे पहला वाला डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझिए कि जो देखिए डेथ के केस में या तो 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलिवेंट फैक्टर या फिर 1,20,000, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो एम्प्लॉय को एज कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए इस अमाउंट को हमें कंप्यूट कैसे करना है। देखिए 11 जुलाई 1976 को एम्प्लॉय बोर्न हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये पहली चीज़, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि जो एम्प्लॉय के वेजेस है वो है 5,000। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एम्प्लॉय की जो डेथ हुई है वो ये 1 मार्च 2011 को। तो अब हमारा जो फॉर्मूला रहता है कंप्यूट करने के लिए वो रहेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे रेलेवेंट फैक्टर कंप्यूट करने के काम आएगी। अब देखिए रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है कि उसकी एज कितनी थी ऑन हिज लेटेस्ट बर्थडे, मतलब जो इससे पहले वाला बर्थडे गया होगा। अब देखिए 2011 में तो उसका बर्थडे अभी आया नहीं था क्योंकि जुलाई में था। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाला जो बर्थडे गया होगा वो कब गया होगा, 11 जुलाई 2010। ठीक है, और एज ऑन डेट उस एम्प्लॉय की एज रही होगी 34। ठीक है, अब देखिए 34 का रेलिवेंट फैक्टर हमें देखना है, वो हम कहाँ से कंप्यूट करेंगे, टेबल अपनी स्केड्यूल 4 में से। चलिए स्केड्यूल 4 को देखते हैं एक बार। ये आ गया हमारा स्केड्यूल 4। अब यहाँ पे देखिए 34 एज के लिए रेलिवेंट वो कितना है फैक्टर, 199.40। ओके, तो अब उसकी एज से हमने क्या करा, रेलिवेंट फैक्टर को कंप्यूट कर लिया। ये कितना था, 199.40। तो अब हम अमाउंट निकालते हैं, 50% ऑफ मंथली वेजेस। अब उसके मंथली वेजेस कितने हैं, 5,000। तो इसका 50% यानी कि हाफ हो गया 2500 इंटू, अब इसके इंटू में क्या करना है, रेलिवेंट फैक्टर। ओके, ये आगे इसी में लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको कंप्यूट करती हूँ। तो देखिए 2500 इंटू 199.40, इट केम्स आउट टू बी 4,98,500। 4,98,500। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ इसने कहा था कि या तो ये वाला अमाउंट या ये वाला अमाउंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली दिस वन। तो एम्प्लॉय को एज कंपनसेशन ये अमाउंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं PTD, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इस केस में 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर या फिर अमाउंट है 1,40,000। अब यहाँ पे देखिए वेजेस का 60%। अब मैं वेजेस की अगर 60% की बात करूँ तो 5,000 का 60% इज 3,000। ठीक है, और एट द एज ऑफ 34 हमने रेलेवेंट फैक्टर निकाला था 199.40। ठीक, अब इसका जो इंटू आएगा और 1,40,000, इन दोनों में से जो भी अमाउंट क्या रहेगा मोर, वो उसको एज कंपनसेशन मिल जाएगा। चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी, कितना अमाउंट है, 3,000 ओके इंटू 199.4, इट कम्स आउट टू बी 5,98,200। 5,98,200। तो यानी कि अब इन दोनों केस में ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली दिस वन। तो ये उसका अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन होगा। चलिए केस थर्ड केस डिस्कस करते हैं, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये यहाँ पे अगर पार्ट 2 के अंदर स्केड्यूल 1 के पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज गिवन थी कॉम्पेंसेशन की, जिससे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई थी। चलिए फटाफट से एक बार दोबारा देख लेते हैं। वो टेबल मैं आपको स्केड्यूल 2 की दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कहाँ गई हमारी टेबल, सॉरी स्केड्यूल 1 की। यहाँ पे देखिए ये स्केड्यूल 1 की हमारी टेबल,
और इसके अंदर क्या है, पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि हमारा केस कौन सा है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा दिया है कि एम्पुटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 90%, ठीक है। अब ये परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यानी कि हमें देना कितना है, चलिए एक्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होगी तो उस केस के अंदर, ये थियोरेटिकल टर्म है, चलिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉम्पेंसेशन का कितना जो परसेंटेज डिफाइंड है। सपोज कीजिए किसी की आई लॉस हो गई, किसी को आई इंजरी हुई, तो उस केस में 40% लॉस होता है अर्निंग कैपेसिटी का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ कि कॉम्पेंसेशन कितना मिला था। देखिए ये कंप्यूट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पीटीडी के अंदर, ठीक है, जो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में जितना कॉम्पेंसेशन उस एम्प्लॉय को मिल सकता था उसका, यानी कि 98,200 का कितना परसेंट हो गया, 40%। अभी इसका 40% जो है इसको वे ऑफ एज कॉम्पेंसेशन मिलेगा। चलिए कंप्यूट करते हैं, इनटू 40 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2,39,280, 2,39,280। इन केस अगर इंजरी स्पेसिफाइड नहीं है स्केड्यूल 1 के अंदर, तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पेंसेशन जो कि उसको दिया जाता है इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है, और उसके साथ प्रोपोर्शनेट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अब जो प्रोपोर्शनेट लॉस है अर्निंग कैपेसिटी का, वो कैसे एक्सेस करेंगे हम, मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू। इसी से जुड़े हमें आगे 2 पॉइंट समझने हैं। एग्जाम्पल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब देखते हैं, अगर एक ही तरह के एक्सीडेंट से कई इंजरीज भी होती है, तो उन इंजरीज का जो अमाउंट है कॉम्पेंसेशन का, उसको एग्रीगेट किया जाएगा, लेकिन वो अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अमाउंट से, दैट इज इस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ओके। अब अर्निंग कैपेसिटी का लॉस एक्सेस करते हुए जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ड्यू रिगार्ड देगा परसेंटेजेस को ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू डिफरेंट इंजरीज, जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 के अंदर। चलिए आगे समझते हैं हमारा 4th केस, दैट इज टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट, यानी कि टोटल भी, ये टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। इस केस में 25% ऑफ मंथली वेजेस एम्प्लॉय के उसको दिए जाएंगे हाफ मंथ के लिए, यानी कि एक महीने में उसको 50% वेजेस उसका दिया जाएगा, हाफ मंथ के लिए फिर हाफ मंथ के लिए। चलिए अब यहाँ पे ये देखना है कि जो वेजेस मिलेंगे वो उसे कब मिलेंगे, 16th डे। 16th डे कब से, 2 केसेस है, अगर डिसेबलमेंट 28 दिन से ज़्यादा की होगी या फिर डिसेबलमेंट 28 दिन से कम की होगी। देखिए अगर डिसेबलमेंट 28 दिन से ज़्यादा की होती है, 28 दिन या उससे मोर, तो इस केस में जो उसको वेजेस मिलेंगे वो 16th डे ऑफ डिसेबलमेंट से मिलेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा केस 28 दिन से कम की होती है, तब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 दिन का जो पीरियड होता है कि 3 दिन तक अगर वो ठीक हो जाएगा तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो इस 3 दिन के पीरियड का वेट करेंगे। अगर इसके बाद भी कंटिन्यू रहता है तो 4th डे, यानी कि 3 दिन के बाद हम उसको क्या करेंगे, ये उसका हाफ मंथली वेजेस देंगे, ठीक है, अगर जो डिसेबलमेंट है वो 28 दिन से कम में ठीक हो जाएगी तो, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट और है कि देयर आफ्टर हाफ मंथली ड्यूरिंग द डिसेबल एंड और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years विच एवर पीरियड इज शॉर्टर, यानी कि जो अगर डिसेबलमेंट कंटिन्यू करती है तब तक वेजेस दिए जाएंगे हाफ मंथली, ठीक है, या फिर 5 year का जो भी पीरियड शॉर्टर रहेगा। और बेसिक सी बात है कि जहाँ पे 28 दिन से ज़्यादा के लिए होगी वहीं पे डिसेबलमेंट कंटिन्यू रहेगी, तभी हम इसको 5 year के पीरियड से कंपेयर करेंगे, ओके। नाउ कमिंग टू सम पॉइंट्स, फटाफट से इनको डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी ऐसे एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन फिक्स कर रहे हैं जो कि इंडिया से बाहर काम कर रहा है, तो वहाँ की कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग उसको जितना कॉम्पेंसेशन मिल गया है और यहाँ के अकॉर्डिंग उसको जितना कॉम्पेंसेशन मिलना है, तो जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, जो वहाँ उसको ऑलरेडी मिल चुका है कॉम्पेंसेशन, उसको माइनस करके उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराएगा। आगे समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय के मंथली वेजेस को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, या फिर स्पेसिफाई कर सकती है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, अगर कोई एम्प्लॉय
अपने एम्प्लॉयर से किसी भी तरह की पेमेंट और अलाउंस को बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन रिसीव करता है डिसेबलमेंट के टाइम पर, ठीक है, प्रायर टू द रिसीट ऑफ लमसम अमाउंट, तो या फिर फर्स्ट हाफ मंथली पेमेंट से पहले वो कोई अमाउंट रिसीव कर लेता है, तो ये उसके हाफ मंथली पेमेंट या फिर लमसम अमाउंट में से क्या करा जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, जो एम्प्लॉय को मिलना था। हाउएवर जो पेमेंट है अगर एम्प्लॉय को मिली है एम्प्लॉयर से उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो डिडक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वो पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट में ही लग गया तो बेचारे को कॉम्पेंसेशन क्या नसीब होगा। आगे देखिए, नो हाफ मंथली पेमेंट शेल इन एनी केस एक्सीड द अमाउंट इफ by which the half of the amount of monthly wages of employee before the accident exceeds the half of such wages which he is earning after the accident। आगे डिस्कस करते हैं, जो एम्प्लॉई है वो रिम्बर्स किया जाएगा उसके एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो कि इनकर हुआ है, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज कोज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स करेगा। आगे देखिए, ऑन सीजिंग ऑफ डिसेबलमेंट, जिस दिन उसकी डिसेबलमेंट खत्म हो गई, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। ऑन सीजिंग ऑफ डिसेबलमेंट यानी कि सपोज कीजिए 20 तारीख को उसको मंथली पेमेंट मिलनी थी, अब यहाँ पे और उसकी डिसेबलमेंट खत्म हो गई 15 अप्रैल को, तो यहाँ पे 15 अप्रैल तक उसकी डिसेबलमेंट कंटिन्यू रही थी, इसलिए 15 अप्रैल तक उसको मंथली वेजेस मिलेंगे, उसके हाफ मंथली वेजेस, ठीक है। अब आगे देखिए, इफ इंजरी जो है एम्प्लॉय की उसकी उस कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो जो एम्प्लॉयर है इन एडिशन टू द कॉम्पेंसेशन जो उसको सबसेक्शन 1 में मिलना था, ठीक है, मैं आपसे इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ सबसेक्शन डेथ वाले केस में, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, ठीक, या तो वो कमिश्नर के पास डिपॉजिट करेगा सम ऑफ नॉट लेस देन 5,000, ताकि जो ये पेमेंट किसको की जा सके, एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट को, ताकि जो एम्प्लॉय मरा है उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस बियर किए जा सके, ठीक है। और अगर एम्प्लॉई डिड नॉट हैव डिपेंडेंट, वहाँ पे उसका कोई डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, या फिर वो अपने डेथ के टाइम पे अपने डिपेंडेंट के साथ नहीं था, तो फिर उस पर्सन को जिसने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गेजेट में इस अमाउंट को एनहेंस कर सकती है टाइम टू टाइम। आगे देखिए, किसी भी तरह की हाफ मंथली पेमेंट जो पेएबल है इस एक्ट के अंदर, या तो वो एग्रीमेंट हो सकता है पार्टीज के बीच में, या फिर कमिश्नर का ऑर्डर भी हो सकता है, उसको रिव्यू किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, या तो एप्लीकेशन उसको एम्प्लॉयर भी दे सकता है, एम्प्लॉय भी दे सकता है, और वो एकम्पनीड होगी बाय द सर्टिफिकेट ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, कि यहाँ पर एक चेंज हुआ है कंडीशन में, चाहे वो एम्प्लॉय की हो या फिर रूल्स के कारण चेंज हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा फिर, क्या इसका सर्कमस्टांस, इसमें रिजल्ट क्या होगा, जो रिव्यू है उसके कारण इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और टर्मिनेशन यानी कि कैंसिल भी हो सकता है कॉम्पेंसेशन, अगर जो एक्सीडेंट है वो फाउंड किया गया रिजल्टेड इन परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है, बी कन्वर्टेड टू, और लमसम में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, विच द एम्प्लॉइज इज एंटाइटल लेस एनी अमाउंट विच ही ऑलरेडी रिसीव, अगर उसको पहले कोई अमाउंट रिसीव हो गया है बाय वे ऑफ हाफ मंथली पेमेंट, तो वो उसमें से माइनस करके उसको लमसम भी दिया जा सकता है। So as per summary of our chapter, we have already done these topics, meaning, object, applicability of act, difference between Employees Compensation Act and ESI, definitions under the act, ये सारी definitions हम लोग cover कर चुके हैं। उसके बाद employers liability भी हम जान चुके हैं, अलग अलग केस में क्या liability होगी। आगे देखिए, amount of compensation वो भी हमने calculate करना सीख लिया है। Now coming to the compensation to be paid when and पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट करते हैं तो पेनल्टी क्या रहेगी। तो चलिए अब इस टॉपिक को समझते हैं कि कॉम्पेंसेशन को कब पे किया जाना चाहिए, और अगर डिफॉल्ट होता है तो उस केस में क्या पेनल्टी होगी। देखिए, जैसे ही कॉम्पेंसेशन ड्यू होता है तभी उसको एज सुन एज पे कर देना चाहिए। जहां पर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी लायबिलिटी को, जितने एक्सटेंट तक वो क्लेम करी गई है, तब वो उस केस में एक प्रोविजनल पेमेंट कर सकता है उस लायबिलिटी के एक्सटेंट तक जितनी वो एक्सेप्ट करता है। सपोज कीजिए कि एम्प्लॉय ने डिमांड करा 60,000 और एम्प्लॉयर ने बोला नहीं 40,000 तक का ही क्लेम बनता है, तो इस केस में वो एटलीस्ट प्रोविजनल पेमेंट कर दे 40,000 की और उसको डिपॉजिट करे कमिश्नर के साथ। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं दी जाती है, वो पेमेंट पहले कमिश्नर को दी जाती है ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। दिस इज विदाउट प्रीजुडाइज टू द राइट ऑफ वर्कमैन टू मेक एनी फर्दर क्लेम। यहाँ से इसका वर्कमैन का राइट इफेक्ट नहीं होगा फर्दर क्लेम करने का। आगे देखिए, अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है कॉम्पेंसेशन पे करने में 1 महीने के अंदर अंदर, तो ऑफ द डेट जब उसे कॉम्पेंसेशन पे करना था ड्यू डेट पर, तो जो कमिश्नर है वो डायरेक्ट कर सकता है उसकी पेमेंट
किसके साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ, दैट इज कितना हो सकता है 12% पर एनम, और ये बढ़ भी सकता है बट ये उस रेट से एक्सीड नहीं करेगा जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला है किसके लिए, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए, कि वो अपना लेंडिंग रेट कितना रखते हैं। सपोज कीजिए कि उनका लेंडिंग रेट है 18%, तो अब जो कमिश्नर है वो 18% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है इंटरेस्ट के नाम पर एम्प्लॉयर से। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ एरियर्स के साथ साथ क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इफ द कमिश्नर को अगर लगता है कि यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डिले का और उसके बाद भी जो एम्प्लॉयर है उसने डिले किया है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है फर्दर पेमेंट के लिए जिसका अमाउंट 50% से ज्यादा नहीं होगा बाय वे ऑफ पेनल्टी। सपोज कीजिए 1 लाख का सम ड्यू है, ठीक है, और अब पेनल्टी की बात करें तो 50% की अगर पेनल्टी चार्ज होगी तो कितना होगा 50,000, यानी कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है लेकिन 50,000 से ज्यादा की नहीं। द एम्प्लॉयर शेल गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, उसे भी सुनने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखने का, एंड शो कोज की वाई इट शुड नॉट बी पास्ड, और ये भी मौका दिया जाएगा कि तुम अपने आप को रखो हमारे सामने कि तुम्हारा ये जो अमाउंट है कॉम्पेंसेशन इसको पास क्यों ना किया जाए। जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी है शेल बी पेड टू द एम्प्लॉय या फिर उसके डिपेंडेंट का, जैसा भी केस रहेगा। आगे समझते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस। देखिए इसको समझाने के लिए एक सिंपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ए पार्ट क्या है, या अगर कोई एम्प्लॉई 12 महीने काम करता है, ठीक है, या उससे ज्यादा, तो जो 12 महीने की वेजेस है उसका 1/12 तो वो वेजेस के नाम पे काउंट होगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करना सिखाया था तो उस केस में हमने वेजेस भी लिए थे। जब हम कहते हैं कि वेजेस का 50%, वेजेस का 60%, तो उस केस में जो वेजेस है वो किसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं। तो पहला केस क्या है, अगर एम्प्लॉय ने 12 महीने या से ज्यादा काम किया है तो जितने भी टोटल वेजेस बनते हैं उसका 1/12 दैट इज कितना आ गया 6,000, उसका क्या रहेगा वेज, ठीक है। सेकंड केस आता है कि अगर एम्प्लॉय ने 1 महीने से कम काम किया है, देखो ये सर्विस जो है वो लेस देन 1 मंथ है, तो इसके केस में ये देखा जाएगा कि अगर उसी एम्प्लॉयर के अंदर उसी तरह का यानी कि सिमिलर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको क्या मंथली वेज मिल रहे हैं, एवरेज मंथली वेज पिछले 12 महीने तक, ठीक है। और अगर वहां पर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उस सेम लोकेलिटी या सेम बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके वेजेस को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी केस में क्या रहेगा कि अगर क्लॉज बी में जस्टिफाई नहीं हो पाता है अमाउंट, तो इस केस में हम 30 टाइम्स लेंगे टोटल सर्विस पीरियड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ सर्विस है x, ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से कि कितने पीरियड ऑफ सर्विस थे। अब यहाँ पे आप इसको समझिए कि सपोज कीजिए एम्प्लॉय ने 20 दिन काम किया और उसका 20 दिन का वेज था 4,000, तो यहाँ पे 30 इंटू टोटल वेजेस दैट इज 4,000 और नंबर ऑफ डेज कितने दिन काम किया था 20 दिन, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आया 500, यानी कि उसका वेज कितना हुआ 500। तो चलिए फटाफट से थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं कि जो मंथली वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमाउंट होता है जो कि डीम्ड यानी कि माना जाता है ये पेएबल है फॉर अ मंथ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वेजेस आर पेएबल बाय मंथ में दिए जा रहे हैं या फिर डे के बेसिस पे, पीस रेट के बेसिस पे, कैसे भी दिए जा रहे हो, हम मंथ के वेजेस को ही कंसिडर करते हैं। मंथली वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके। सबसे पहला जो मंथली वेजेस है किसी एम्प्लॉय को मिलने हैं क्या है, हु हैज बीन इन द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयर, कितना, ड्यूरिंग अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने या उससे ज्यादा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्सीडेंट शेल बी कितना होगा 1/12 ऑफ द टोटल वेजेस, जैसे कि 72,000 डिवाइडेड बाय 1/12 दैट इज 6,000। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जहां पर जो मंथली वेजेस है किसी एम्प्लॉय के, ठीक है, वो ड्यूरिंग अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसी एम्प्लॉयर के अंदर अगर कोई और एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है तो उसका एवरेज मंथली अमाउंट, ठीक है, जो कि उसको प्रीसीडिंग एक्सीडेंट से प्रीसीडिंग 12 मंथ उसको मिला है, ठीक है, सेम वर्क के लिए सेम एम्प्लॉयर के अंडर, वो अमाउंट कंसिडर किया जाएगा वेजेस कैलकुलेट करने के लिए। या फिर इफ देयर वाज नो एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं था तो सेम लोकेलिटी में जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयड हो और सिमिलर वर्क में। चलिए आगे देखते हैं। इन सर्टेन केसेस जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इन्फॉर्मेशन हमें सही से नहीं मिल पाती है ताकि हम मंथली वेजेस को कैलकुलेट कर सके क्लॉज बी के अंदर, तो जो मंथली वेज रहता है वो कितना हो जाएगा 30 टाइम्स द टोटल, कितने का टोटल रहेगा 30 टाइम्स द टोटल वेजेस अर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द लास्ट कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग है एक्सीडेंट की डेट से
ठीक है, और उस एम्प्लॉयर से मिला है जो कि लायबल है कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, जो कि मैंने अभी आपको न्यूमेरिकली भी समझाया था। अब आगे देखिएगा, जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो डीम माना जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, जहाँ पे कोई एब्सेंस नहीं है 14 दिन से ज्यादा, ठीक है। आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। देखिए, जो एम्प्लॉयर है शेल नॉट मेक पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन डायरेक्टली टू एन एम्प्लॉय। अभी ये बात मैंने आपको समझाई थी कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं देगा और ना ही उसके डिपेंडेंट्स को देगा। वो क्या करेगा, उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा कमिश्नर के साथ। हाउ एवर डिसीज एम्प्लॉय के केस में जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है, एडवांस दे सकता है कॉम्पेंसेशन के नाम पे, और कितना हो सकता है, इक्वल टू 3 मंथ्स वेजेस, ठीक है। जैसे हमारा पुराने केस का कितना आया था, फर्स्ट एक क्लॉज के अंदर 6000, तो 6000 का 3 मंथ का कितना हो गया, 18000 वो उस एम्प्लॉय की फैमिली को एज एडवांस दे सकता है, ठीक है। एंड सच अमाउंट जो होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा कमिश्नर के द्वारा एक्चुअल कॉम्पेंसेशन में से और रीपेड कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को वापस, ठीक है। आगे देखिए कि एनी अदर सम जो कि अमाउंटिंग है 10 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, 10 या उससे ज्यादा जो कि बतौर कंपेंसेशन पे होना है, उसको कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना जरूरी है उस पर्सन के लिए जो कि एंटाइटल है उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप सोचेंगे नॉमिनल 10 रुपए का क्या अमाउंट, लेकिन हमें अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कमिश्नर की वो सफिशिएंट होगी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पेंसेशन जो कि डिपॉजिट किया जाएगा उसके पास, ठीक है। यानी कि अगर मिस्टर एक्स जो किसी कंपनी का एम्प्लॉयर है, इसने जाकर के कमिश्नर को अपने किसी एम्प्लॉय की डिसेबलमेंट के लिए कॉम्पेंसेशन दे दिया 50,000, अब कमिश्नर ने क्या दिया, इसको 50,000 के लिए रिसीट दे दी, तो जो रिसीट है कमिश्नर की ये क्या है, सफिशिएंट है कि एम्प्लॉयर ने अपनी कॉम्पेंसेशन को डिस्चार्ज कर दिया है। ऑन द डिपॉजिट ऑफ मनी एज कॉम्पेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज एम्प्लॉय, जो कमिश्नर होगा उसको जैसे ठीक लगेगा वो एक नोटिस पब्लिश कर सकता है या फिर हर डिपेंडेंट को एक सेपरेट नोटिस सर्व कर सकता है उस मैनर में जैसा भी उसको ठीक लगे, और डिपेंडेंट्स को बुला सकता है, वो उसके सामने आए, अपीयर हो, और एज ऑन सच डेट कि वो फिक्स कर देगा डिटरमाइनिंग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा कॉम्पेंसेशन का। सपोज कीजिए मिस्टर आर एक बंदा था और मिस्टर आर के यहाँ पे 4 डिपेंडेंट्स थे। अब कमिश्नर क्या करेगा, चारों डिपेंडेंट्स को बुलाएगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉम्पेंसेशन का अमाउंट। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई होता है कि आफ्टर एन इंजरी दैट नो डिपेंडेंट एग्जिस्ट, कि इंजरी के बाद कोई डिपेंडेंट है ही नहीं, तो वो रीपे कर देगा मनी का बैलेंस किसको, एम्प्लॉयर को, ठीक है। द कमिश्नर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयर फर्निश करेगा स्टेटमेंट जो कि शो करेगी डिटेल में डिसबर्समेंट जिस तरह से की गई है। आगे देखिए, जो कॉम्पेंसेशन डिपॉजिट करा जाता है डिसीज एम्प्लॉय के केस में डिडक्शंस के बाद, वो क्या होगा, बी अपोर्शन अमंग द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, उनमें बांट दिया जाएगा। आगे देखिए, जहां पर भी कोई लमसम पेमेंट होती है जो कि पेबल है किसी विमेन को या फिर किसी ऐसे पर्सन को अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उस सम को कमिश्नर डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह से इसको इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके। सपोज कीजिए किसी को कॉम्पेंसेशन मिलना है 20,000 रुपीज का, अब कमिश्नर कहता है कि ये 20,000 का जो पैसा है इसको इन्वेस्ट कर दो और ताकि इस पे अच्छे रिटर्न मिले, और जो ये वुमेन को या फिर किसी भी पर्सन को जिसको लीगल डिसेबिलिटी है तो उसको ये पैसा इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट मिले उसके साथ दे दो, यानी कि उसके बेनिफिट के लिए ही वो इसको इन्वेस्ट भी कर सकता है। और जहाँ पे हाफ मंथली पेमेंट अवेलेबल है किसी पर्सन को जो कि लीगल डिसेबिलिटी के से सफर है, तो जो कमिश्नर है वो ऑर्डर कर सकता है पेमेंट टू बी मेड विद द डिसेबिलिटी टू एनी डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय और टू एनी अदर पर्सन, या तो एम्प्लॉय को भी दे सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी दे सकता है, जो भी कमिश्नर को ठीक लगेगा। ओके, आगे देखिए, जो कमिश्नर है वो अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है सिचुएशन के चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। और किस पर्सन के इंटरेस्ट में, यानी कि किसके हित में रहेगा, उस पर्सन के इंटरेस्ट में जिसके बिहाफ पर एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। यानी कि जो डिसीज्ड या फिर डिपेंडेंट है अगर डेथ के केस में, या फिर जिसको इंजरी सफर हुई है तो वो डिसेबल्ड एम्प्लॉय। आगे देखिए, जहाँ पे कमिश्नर वेरी करता है कि जहाँ पे वेयर द कमिश्नर वेरीज एनी ऑफ हिज बाय रीजन और द फैक्ट दैट जो पेमेंट है कंपेंसेशन की टू एनी पर्सन हैज बीन ऑब्टेन बाय, कैसे लिए उसने, फ्रॉड से या फिर इम्पर्सोनेशन यानी कि छल करके या फिर इम्प्रॉपर मीन्स, ठीक है। इस तरह से अगर उसने कोई भी पेमेंट ली है कॉम्पेंसेशन की, तो जो अमाउंट उसे पे किया गया है उस पर्सन के बिहाफ पे उसको रिकवर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 31, ठीक है।
आगे समझते हैं कि कॉम्पेंसेशन नॉट टू बी असाइंड, अटैच और चार्ज। जो लमसम या फिर हाफ मंथली पेमेंट होती है जो कि एज अ कॉम्पेंसेशन इस एक्ट के अंदर दी जाएगी, वो शैल बी नॉट शैल बी असाइंड और चार्ज और लायबल टू अटैचमेंट और पास टू एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉई, यानी कि एम्प्लॉई के अलावा वो किसी को ना तो असाइन की जाएगी ना ही चार्ज की जाएगी उसके अगेंस्ट। सपोज करो कि एम्प्लॉय ने कोई लोन लिया है, अब उसको कॉम्पेंसेशन के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारा लोन तुम्हारे कॉम्पेंसेशन से भरपाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ भी नहीं किया जाएगा। ओके आगे समझिए, दिस सेक्शन हैज बीन फ्रेम ताकि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया जा सके मनी लेंडर से। आगे समझते हैं नोटिस एंड क्लेम। देखिए, अगर एक्सीडेंट के या फिर इंजरी के 2 साल के अंदर अंदर कमिश्नर को किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, नहीं पहुंचाया गया, तो उस केस में कमिश्नर क्या करेगा, एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नो क्लेम का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। नो क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन शैल बी एंटरटेन बाय द कमिश्नर अनलेस, जब तक उसे नोटिस नहीं मिलेगा एक्सीडेंट का, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर हैपनिंग देयर ऑफ, एंड ऑल्सो क्लेम मस्ट बी मेड विद इन 2 years ऑफ द ऑकरेंस, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर मतलब डेथ के केस में डेथ से लेकर के 2 साल तक। आगे देखिए, जो रिक्वायर्ड नोटिस होगा वो सर्व किया जाएगा किस किस के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, या फिर सेवरल एम्प्लॉयर्स के ऊपर, ठीक, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल था एम्प्लॉयर को, जो कि मैनेजमेंट है किसी ब्रांच का। सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है बी सी डी। अब यहाँ पे बी सी डी के अंदर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयर को, मतलब ये ब्रांच को मैनेज करता है, तो इसको भी नोटिस सर्व किया जा सकता है। जो नोटिस है अब उसमें क्या होगा, नेम और एड्रेस होगा इंजर्ड एम्प्लॉय का, ठीक है, द कॉज ऑफ इंजरी क्या रहा है, डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या रही है, और जो नोटिस होगा वो कैसे दिया जाएगा, ईदर बाय इंजर्ड एम्प्लॉय खुद भी दे सकता है या फिर उसके बिहाफ पर कोई और भी दे सकता है। ये सर्व किया जाएगा बाय डिलीवरिंग इट और सेंडिंग इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आगे देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वायर करती है कि किसी भी तरह का प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ एम्प्लॉय क्या करेगा, एक अपने एम्प्लॉयमेंट प्लेस, एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा, एक अपने प्लेस पर एक नोटिस बुक रखेगा एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, और वहां पे जो कि हर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर उसमें एंट्री की जाए नोटिस बुक में, तो वो भी सफिशिएंट नोटिस कंसिडर किया जाएगा। फटाफट से 2 केसेस डिस्कस करते हैं कि जो नोटिस है किसी एक्सीडेंट का, अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में, वो कई बार नेसेसरी नहीं भी है देना अगर एम्प्लॉयर को नॉलेज है एक्सीडेंट की, ठीक है, या फिर जो नोटिस है एक्सीडेंट का वो भी वर्कमैन के द्वारा देना जरूरी नहीं है व्हेन द एम्प्लॉयर हैज हिमसेल्फ पेड मेडिकल बिल फॉर ट्रीटमेंट, जब एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेडिकल बिल उसका पे कर दिया है इलाज के लिए। आगे देखिए, रिटर्न्स एज टू कॉम्पेंसेशन। रिटर्न्स जो होती है जैसे कि टैक्स रिटर्न होती है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, या फिर जीएसटी रिटर्न, इसी तरह से कॉम्पेंसेशन की रिटर्न भी फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 16। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट कर सकती है हर पर्सन को जो कि एम्प्लॉय करता है एम्प्लॉयज को, कि वो टाइम टू टाइम एक सच फॉर्म में और सच अथॉरिटी के साथ, ठीक है, जो कि स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन में, एक करेक्ट रिटर्न भेजे जो कि स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ इंजरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जिसमें कंपनसेशन पे किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड द अमाउंट ऑफ सच कंपनसेशन, यानी कि कितनी नंबर ऑफ इंजरीज के लिए दिया गया है, अमाउंट क्या था कॉम्पनसेशन का, एंड और प्रीवियस ईयर में कितना था ये, ठीक है, एंड टुगेदर विद सच अदर पार्टिकुलर्स जो भी कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। फटाफट से समझते हैं, बाकी बचे 2 टॉपिक्स। कॉन्ट्रैक्टिंग। चलिए, कॉन्ट्रैक्टिंग को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए कि एक एम्प्लॉयर है, ठीक, अब इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल, इसने कोई और अपॉइंट करा पर्सन, ठीक है, इसको पर्सन का नाम है मिस्टर पी। अभी जो पर्सन है इसने क्या करा, एम्प्लॉयर के बिहाफ पर इन पर्सन्स को क्या करा, एम्प्लॉय करा, ठीक है, ये सारी क्या है, एम्प्लॉयज है। अब यहाँ पे देखिए ये एक एम्प्लॉय का हाथ टूट गया, ठीक है, अभी क्या कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है सीधा सीधा एम्प्लॉयर को भी, ठीक है, या फिर ये एम्प्लॉय इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी क्लेम कर सकता है, ठीक, और जो या तो ये दोनों को ही क्लेम कर सकता है, एम्प्लॉयर प्लस कॉन्ट्रैक्टर,
ठीक है। बस कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, आज ये सिर्फ थ्योरेटिकल से समझ लेते हैं फटाफट। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, रेफर्स टू द पर्सन जो कि एम्प्लॉयड होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। किस पर्पस के लिए, ट्रेड और बिजनेस के लिए। वो हायर करता है एम्प्लॉयज को ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं उसका ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12, जहां पर कोई एम्प्लॉयर एंगेज करता है कॉन्ट्रैक्टर को, और जो कि एंगेज करता है एम्प्लॉयज को, यानी कि फर्दर उसने आगे एम्प्लॉयज को नौकरी पर रखा, तो अगर इस केस में कोई भी एम्प्लॉय इंजर होता है तो वो रिकवर कर सकता है कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयर से, अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो देखिए कंडीशंस क्या क्या है कि इफ जो कॉन्ट्रैक्टर है इज एंगेज टू डू अ वर्क, अगर वो कोई वर्क करने के लिए रखा गया है जो कि एम्प्लॉयर के यानी कि प्रिंसिपल के ट्रेड या बिजनेस का पार्ट है। आगे देखिए, द एंगेजमेंट इज इन कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ हिज ट्रेड और बिजनेस। जो एंगेजमेंट है वो उसके बिजनेस पर्पस के लिए ही है, और जो एक्सीडेंट अगर हुआ है इन द अबाउट ऑफ विंसिनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज प्रेमाइसिस की, एम्प्लॉयर्स के प्रेमाइसिस में ही हुआ है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एम्प्लॉई में ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर भी प्रोसीड कर सकता है प्रिंसिपल के बजाय, और तब भी प्रोसीड कर सकता है ऑल्सो व्हेन, जब उसके एम्प्लॉयर ने उसको कॉम्पेंसेशन पे कर दिया है, तब भी वो ही इज एंटाइटल्ड टू इंडेमनीफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। आगे ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होता है उन केसेस में जहां पे एक्सीडेंट अकर्ड एल्सवेयर, मतलब इसके अलावा, देन ऑन, किसके अलावा, देन ऑन और अबाउट द प्रीमिसेस ऑन विच प्रिंसिपल एज अंडरटेकन और यूजुअली अंडरटेक द बिजनेस और ट्रेड, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में आता है जहाँ पे वर्क होता है। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, चाहे वो एक्ट की कमेंसमेंट से पहले किया गया हो या फिर बाद में, जहां पर एम्प्लॉय रिलिंक्विश करता है यानी कि त्याग देता है अपना राइट कॉम्पेंसेशन के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर को, ठीक है, फॉर पर्सनल इंजरी जो भी उसे हो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या है, नल एंड वॉइड। बेसिक से अगर मैं ये कहूँ, आपको समझाऊं, तो किसी भी केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकता है जहां पर उसको इस तरह किसी भी इंजरी के केस में कंपेंसेशन ना मिले। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, और होगा भी तो वो नल और वॉइड माना जाएगा, ठीक है, जहां पे उसकी रिमूव कर दी जा रही है, रिड्यूस कर दी जा रही है लायबिलिटी कॉम्पेंसेशन को पे करने की। ओके।